नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश रेजा आपके लिए एक बार फिर हाजिर हूँ बाजार पे राय का एक नया एपिसोड का। बाजार पे राय में हम लोग चर्चा करते हैं ग्लोबल इवेंट्स, ग्लोबल मार्केट, इंडियन मार्केट, क्रूड, गोल्ड, सिल्वर, इन सब की बात करते हैं। और खासकर आखिरी सेशन में हम लोग चर्चा करते हैं उन कुछ स्टॉक्स की जिनमें अगले हफ्ते आप ट्रेड करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, डिस्क्लेमर, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट या एडवाइज़र नहीं हूँ। मेरे पास में ऐसा कोई लाइसेंस नहीं है। यहाँ जो भी इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ वो अपनी नॉलेज के हिसाब से दे रहा हूँ। इसको आपको यूज़ करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से मिलना चाहिए, उनसे सलाह लेना चाहिए और इसके बाद ही आप इस पर कोई भी एक्शन ले। जो मैं आपको दे रहा हूँ एक इंसाइट देने की कोशिश करता हूँ, एक इंफॉर्मेशन लेकर आता हूँ आपके लिए, और आपके लिए वो इंफॉर्मेशन यहाँ मैं आपको परोसता हूँ। उसको कैसे यूज़ करना और क्या उसकी सारी जिम्मेदारी आपकी है। आपको होने वाले किसी भी फ़ायदे या नुकसान के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। और इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। वही एक और रिक्वेस्ट कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो की जानकारी पसंद आती है और इन्फॉर्मेशन आपको लगती है कि यूज़फुल है और आप इनका यूज़ करके कुछ अपने लाइफ में कुछ फ़ायदा ले सकते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें कि कौन सा सेक्शन है जो आपको ज़्यादा पसंद आया, कौन सा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस आप आज ही नहीं बाद में भी ट्रेड करने के बाद में भी प्लीज़ उसमें कमेंट्स करें। और इससे एक हौसला अफजाई होता है और मैं उसमें भी ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ और अच्छी चीज़ें आपके लिए लेकर आने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं ग्लोबल मार्केट को। ग्लोबल मार्केट में पिछले बार एक जो चीज़ जो मुख्यतः चर्चा का विषय थी वो थी अमेरिकन इन्फ्लेशन रेट, जो कि 7% था। और ये अमेरिका के लिए बहुत, मतलब 40 साल में पहली बार ऐसा हुआ। 40 साल में आप सोचिए कि अमेरिका में कभी जनरली ऐसी चीज़ रहती है कि उनको इन्फ्लेशन बढ़ाने की चिंता होती है, आज उनको घटाने की चिंता हो रही है। तो 7% बहुत ज़्यादा है और ये एक चर्चा का विषय, चर्चा का नहीं, चिंता का विषय है। चिंता इसलिए भी है क्योंकि अब इस पर एक्शन कुछ लेना ही पड़ेगा फेड को। और ये एक्शन क्या हो सकता है, जैसे कि वो अपने समय से पहले इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू कर दें, ये एक चीज़ हो सकती है। और बॉन्ड जो अभी तक वो खरीद रहे थे वो खरीदना तो वैसे भी उन्होंने कहा कि अब वो खरीदना बंद कर देंगे। और हो सकता है धीरे धीरे बॉन्ड बेचना भी चालू करें, क्योंकि बॉन्ड यील्ड भी काफ़ी बढ़ गया है। बॉन्ड यील्ड बढ़ने का मतलब है कि आप जो ट्रेडर है उनको जो सेकंड सोर्स है, जो इक्विटी के अपेक्षा आपको ये भी लग सकता है कि वो वहाँ से पैसे निकाल के बॉन्ड में इन्वेस्ट करें। तो ये एक रिस्क हमेशा रहती है जब बॉन्ड यील्ड बढ़ जाता है। तो इसके वजह से भी मार्केट यहाँ से करेक्शन होने के चांस होते हैं। तो ये जब चिंता का विषय बन रहा है उसी वक्त कुछ और भी बुरी खबर आई। लेकिन क्या ये बुरी खबर सच में बुरी हो सकती है, ये अच्छी भी हो सकती है, ये हमें समझना पड़ेगा। बुरी खबर ये भी है अमेरिका में कि अभी पिछले जो उनके डेटा आया उसमें ये जानकारी आती है कि अब जो डिमांड है वो कम हुई है पिछले तुलना में। नवंबर जो दिसंबर में जो डिमांड है वो थोड़ी कम हुई है। और ये डिमांड कम हुई है और साथ में इन्वेंट्री बढ़ी है, खास करके ऑटोमोबाइल्स सेक्टर वगैरह में वहाँ डिमांड आपकी कम भी हुई है। तो इन्वेंट्री बढ़ी है और इन्वेंट्री बढ़ने का मतलब है कि आपका अब जो डिमांड है वो कम हो रही है। अब ये डिमांड कम हो रही है वैसे तो ये बताता है कि आपकी जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ है वो कमज़ोर पड़ रही है। अब ये कमज़ोर पड़ रही है तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है, इसको भी मैं आपको समझा रहा हूँ। वैसे ब्रॉडर सेंस में देखेंगे तो ये हम लोग इसको नेगेटिव मतलब सेंस में ले सकते हैं। लेकिन उस समय जब चिंता इस बात की है कि इन्फ्लेशन को कैसे कम किया जाए, वहाँ ये आपको हेल्प कर सकती है। वो कैसे मैं बताऊँ। देखिए, इन्फ्लेशन एक्चुअली बढ़ने के दो वजह हैं। एक तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से इकोनॉमी का बढ़ना, इकोनॉमी जब भी तेज़ी से बढ़ेगी इन्फ्लेशन हमेशा बढ़ेगा। तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, ये एक साइन होता है कि हाँ आपकी इकोनॉमी में गति है। लेकिन दूसरी एक वजह यहाँ और भी है, वो है सप्लाई चेन। सप्लाई चेन का मतलब होता है कि चीज़ों का एक जगह से दूसरे जगह तक पहुँचना।
एक फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री में एक जो होता है रॉ मटेरियल उसका आना, फिर रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन में कन्वर्ट होना, फिर प्रोडक्शन का वापस से कस्टमर तक जाना, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। और मतलब ये जो पूरी प्रोसेस होती है वो एक हम लोग उसको बोलते हैं सप्लाई चेन। तो सप्लाई चेन में बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, और वो क्योंकि डिस्टर्ब है काफ़ी दिनों से कोरोना के वजह से, खास करके शिपिंग जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब है। तो इन वजह से बेसिकली क्या होता है कि डिमांड ज़्यादा था और सप्लाई कम होने की वजह से प्राइस बढ़ रहे थे। अब हम लोग इसको ये नए डेटा के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो इसका मतलब है कि डिमांड कम हो रहा है और अभी इन्वेंट्री बढ़ने लगी है। पहले इन्वेंट्री नहीं थी, इन्वेंट्री मतलब जितनी डिमांड थी उससे सप्लाई कम हो रहा था, तो डेफिनेटली प्राइस बढ़ जाएगी, डिमांड ज़्यादा है प्राइस बढ़ जाएगी। लेकिन अब धीरे धीरे डिमांड कम हो रही है और सप्लाई में भी एक ये नज़र आ रहा है कि भाई अब सप्लाई एज पर डिमांड होने लगा है, जबकि अभी थोड़ी सी इन्वेंट्री भी बनने लगी है। तो ये प्राइसेस को नीचे लेकर आएगा, और ये जो प्राइसेस को अगर नीचे लेकर आता है तो आपका इन्फ्लेशन भी ऑटोमेटिक नीचे आएगा। और अगर ये इन्फ्लेशन नीचे आता है तो ये मतलब अर्थव्यवस्था के लिए, अमेरिकन अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छी बात होगी। और फिर हम लोग मतलब अमेरिका की वापस से मतलब वहाँ के जो रिज़र्व बैंक है, फेड रिज़र्व को अलग से कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं पड़े। अगर ऐसा होता है तो फिर वापस से मार्केट बढ़ना शुरू हो जाएगा और बॉन्ड यील्ड्स भी वहाँ कम आते होते। तो ये सारा प्रोसेस एक अच्छी खबर, एक्चुअली बुरी खबर अच्छी के रूप में भी हम लोग इस टाइप से देख सकते हैं। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में भी कुछ डेटा आया, और इंडिया का जो डेटा है वहाँ भी हम लोग ने देखा कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ कुछ कम हुई है, मतलब प्रोडक्शन में कुछ कमी आई है, और महंगाई यहाँ भी बढ़ी हुई है। यहाँ भी अभी महंगाई करीब करीब 6 के आसपास पहुँच गई है। तो ये जो इन्फ्लेशन है ये चिंता का विषय भारत में भी है, और इसका असर हम बजट में और आने वाले फरवरी में रिज़र्व बैंक की आने वाली पॉलिसी में देख सकते हैं। वहाँ क्या आता है वो देखना हमारे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। अब तीसरी जो घटना है वो होने वाली है, वो है बजट। और बजट जब आता है तो काफ़ी सारे सेक्टर से वो अपने आप में भागते हैं, इस उम्मीद में कि इस सेक्टर को सरकार की तरफ से कोई ना कोई पैकेज मिलेगा, कोई राहत मिलेगी, कोई टैक्स बेनिफिट मिलेगा। और ये वो सेक्टर्स होते हैं जनरली रियल एस्टेट, जनरली इंफ्रास्ट्रक्चर और फर्टिलाइजर्स। और इसके वजह से अगर आप देखोगे तो इन सारे सेक्टर्स के स्टॉक्स भाग रहे हैं। तो इन भागते हुए स्टॉक्स में आप भी इन एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करके 15 दिन का टाइम है, उसमें आप इन्वेस्ट करके या उसमें ट्रेड करके आप पैसे कमाने की डेफिनेटली जुगाड़ बढ़ा सकते हैं। और अगर आप अच्छे ट्रेडर हैं तो इस सेक्टर्स में आप देखिए, वॉच कीजिए कौन सा स्टॉक अच्छा चल रहा है, और उसमें आप ट्रेड कीजिए। अब आते हैं हम अगले वीक में या क्या देख रहे हैं। तो ये देखिए, बजट के वजह से एक जो बजट रैली जिसको बोलते हैं, बजट रैली तो चलेगी। और यहाँ हमको एक अगले 15 दिन में जनरली हमारा मार्केट ऊपर की ओर रहेगा, और अच्छे स्टॉक्स और अच्छे ट्रेड आपको वहाँ भी मिलेंगे। तो ये हम देखेंगे कि एक्चुअली चार्ट हमको क्या कह रहा है, चार्ट में क्या हमको दिख रहा है वो हम लोग देखेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी के पैटर्न्स को हम लोग समझेंगे, कहाँ क्या बन रहा है, गोल्ड और क्रूड और सिल्वर, डॉलर, वहाँ क्या अपॉर्चुनिटी बन रही है, और वो हमारे मतलब इकोनॉमी को कैसे अफेक्ट कर सकते हैं। और साथ में हम लोग चार्ट में देखेंगे कि वो स्टॉक्स जिसमें आप ट्रेड करके अगले हफ्ते अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं चार्ट को देखते हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि चार्ट एक्चुअली क्या बता रहे हैं। चार्ट में हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्लोबल मार्केट से, और पहला चार्ट है हमारे पास में डाउ का। और डाउ हम लोग देखें एक्चुअली 2 वीक से डाउन ट्रेंड में है, और डाउन ट्रेंड में भी, लेकिन फिर भी ऐसी कोई ख़ास बड़ी गिरावट यहाँ नहीं बोलूँगा कि 2 दिन नीचे आने से, कोई 2 वीक थोड़ा नीचे आने से, वो भी नीचे ऊपर करके थोड़ा है। तो इट्स ओके है, कोई ख़ास वजह ये मतलब नहीं, हम लोग इसको एक्चुअली साइडवेज मार्केट में ले सकते हैं। ये जो लेवल है यहाँ से यहाँ तक एक्चुअली ये एक रेंज है, उस रेंज में ही काम कर रहा है। नैस्डैक भी बेसिकली नैस्डैक ने यहाँ काफ़ी एक नीचे का लेवल दिया था, फिर इस वीक में भी
एक बड़ी गिरावट भी आई, लेकिन हम लोग ने देखा कुछ दिन चढ़ा फिर, तो है ऑलमोस्ट जो पिछला लेवल था वीकली लेवल का हम लोग देखेंगे तो हम लोग देखेंगे वही उसी लेवल पे है, लेकिन नीचे की लेवल से हम लोग देखते हैं तो काफ़ी नीचे से हम लोग अगर देखें तो काफ़ी अच्छी रिकवरी भी हम लोग ने यहाँ आती हुई देखी हुई है। यूके अपने हाईएस्ट लेवल पे बंद हुआ है, डैक्स ज़रूर थोड़ा सा नीचे, लेकिन वो भी हम लोग बोलेंगे कि ठीक जैसे हम लोग ने देखा डाउ में उसी वही पैटर्न यहाँ हमको कुछ कुछ दिखता है, तो नथिंग टू वरी अबाउट। हांगकांग ने ज़रूर एक कुछ अच्छी की बात की है, वो ये है कि फर्स्ट टाइम आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग पीरियड, मतलब अगर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ से मार्केट जो गिरना शुरू हुआ था ये करीब करीब जून, तो आफ्टर 6 months इट वाज इन अ फॉलिंग चैनल एंड फर्स्ट टाइम ये फॉलिंग चैनल से प्राइस बाहर निकली है, और ये जो प्राइस बाहर निकली है ये इंडिकेट करता है कि यहाँ से भी अभी मार्केट में एक सुधार आ रहा है, और हो सकता है कि यहाँ से हम लोग हांगकांग के मार्केट में भी मतलब बढ़त आते हुए देखें। जो शंघाई है चाइना ज़रूर थोड़े से नीचे की ओर है, और उसकी वजह है कि कोविड, और वहाँ उन्होंने जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया है उसका असर वहाँ के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पे और उस पर दिख रहा है, और यही वजह है कि वहाँ का मार्केट हमको एक गिरावट आती हुई दिख रही है। और फिर अदरवाइज़ हम लोग ओवरऑल मार्केट को अगर देखते हैं तो कोई ख़ास ऐसी चिंता की वजह है नहीं, और मार्केट का मेजर जो ट्रेंड है अभी भी बुलिश या साइडवेज बना हुआ है, कहीं कोई गिरावट नहीं है। अब हम लोग डॉलर को देखते हैं तो डॉलर में बेसिकली एक अच्छी गिरावट होने के बाद में हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि अब अगले वीक में मुझे क्या करना है। तो अगले वीक का जो मेरा आपके लिए बेसिकली सजेशन है वो ये है कि 74 के ऊपर आप 74.15 ये जो लेवल है आप उसके ऊपर बाय करेंगे, और 74.55 ये एक मामूली इससे एक रेंज है, उसके बीच में ही रहने की मुझे चांस दिखता है। नीचे की ओर अगर ये आने शुरू होता है तो मैक्सिमम जो 73.90 के नीचे हम लोग शॉर्ट करेंगे, और 73.35 ये हमारा टारगेट होगा। तो ये एक छोटी सी रेंज में ही ट्रेड करते हुए हमको ₹1 की ये रेंज करीब करीब ₹1.20 की उस रेंज में डॉलर हमको ट्रेड करते हुए दिख सकता है, और कोई बहुत बड़ी इसमें मतलब चाल आने की संभावना फ़िलहाल कम है जो अभी के मार्केट कंडीशन है। क्रूड में ज़रूर हम लोग ने देखा कि जो मैंने आपको टारगेट दिए थे एक्चुअली इसके पहले वो हासिल हुए। यही टारगेट मैंने करीब इससे थोड़े का ऊपर का एक टारगेट मैंने दिया था, और वहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं, और ये चाल जो रही वो उसी के हिसाब से रही। अगर हम लोग इसको देखते हैं आवरली चार्ट में तो आपको दिखेगा कि ये अब हमको करना क्या है। अब हमको यहाँ से अब बहुत ज़्यादा अपसाइड मुझे अभी फ़िलहाल दिखती नहीं है। हम लोग ऑलमोस्ट अपने हाई के आसपास क्रूड ट्रेड कर रहा है, और वहाँ से बहुत अपसाइड आएगी ऐसा मुझे लगता नहीं है। तो 62.15 के ऊपर बाय करेंगे 64.24 के लिए, और अगर नीचे की ओर आता है तो 6124 के नीचे शॉर्ट करेंगे, और टारगेट होगा हमारा 6140, टारगेट होगा हमारा ऑलमोस्ट 5984 सॉरी। तो हम लोग शॉर्ट करेंगे 6140 के नीचे, और टारगेट होगा 5980। तो ये रेंज होगी आपकी क्रूड के लिए। गोल्ड में जैसे कि मैंने कहा था कि बहुत बढ़िया लास्ट टाइम जो ट्रेड भी मैंने दिए थे, और ऑलमोस्ट टारगेट हमारे अपर साइड में टारगेट अचीव हुए, और अब वापस जो है अब यहाँ से मुझे एक लिमिटेड रेंज दिखती है, उसी रेंज में हमको ट्रेड करना है। 48,000 के ऊपर बाय करेंगे, 48,335 इस मतलब ऑलमोस्ट 300 रुपीज़ की रेंज ही हमको मुझे यहाँ से दिख रही है अपसाइड में। बहुत ज़्यादा अपसाइड मुझे फ़िलहाल नहीं दिख रहा है, और नीचे की ओर 47,652 के नीचे शॉर्ट करेंगे, और वहाँ भी 47,315 ये एक रेंज है जहाँ से मुझे ट्रेड करते दिखता है। तो शायद इस वीक में मुझे कोई बड़ी ब्रेकआउट का लेवल दिख नहीं रहा है।
फिर भी देखते हैं कैसे ट्रेड होता है। सिल्वर में भी जो है, जो लास्ट वीक के मैंने लेवल्स दिए थे वो सारे अचीव हुए, और इस वीक में हम फिर वापस जो ट्रेड करेंगे 62,356 के ऊपर बाय करेंगे 63,286 के लेवल के लिए, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ से 900 रुपये की एक लेवल मुझे दिखती है। नीचे की ओर 61,645 के नीचे, जहाँ हम लोग वहाँ से अगर नीचे आना शुरू करते हैं तो वहाँ हम लोग तुरंत ही सेल करेंगे। लेवल होगा हमारा 60,650 इस लेवल के लिए, और अगर उससे और नीचे एक बार टूटता है तो 60,000, लेकिन 60,000 से और नीचे जाएगा इसकी उम्मीद है एकदम कम है फिलहाल। निफ्टी को चेक करते हैं। निफ्टी में एक अच्छी खासी जो मैंने लेवल्स दिए थे, मार्केट बिल्कुल उसी के हिसाब से चल रहा है, और मैंने कहा था कि जैसे ही इसके ऊपर बढ़ना शुरू करेगा हमको बाय साइड में ही रहना है। और पिछले 3 दिनों से मार्केट पूरी तरह से एक जो मेरा लेवल था 18,200 उसके ऊपर ही तीनों दिन हमको क्लोजिंग मिली है। ये दिखाता है कि मार्केट में अभी स्ट्रेंथ है, और ये स्ट्रेंथ आगे बढ़ती हुई मुझे नज़र आती है, और ये जाएगी 18,624 इस वीक में जा सकती है, ऐसा मेरा अनुमान है। या इस वीक में इतनी नहीं जाएगी तो एटलीस्ट 18,400 के आसपास का लेवल हमको इस वीक में आराम से देखने को मिलेगा, ऐसा मेरा अनुमान है। लेकिन अगर नीचे की ओर चलना शुरू होता है, ये तब पॉसिबल है जब ये ट्रेंड लाइन, देखो मैंने ये कहा था कि हम लोग काफ़ी दिनों से ये ट्रेंड लाइन चैनल के बीच में हम लोग ट्रेड कर रहे थे, ये यहाँ टूटा और फिर ये टूटने के बाद में और नीचे आया, और अब ये जाके वापस से उस लेवल के अंदर घुस गया। तो ये एक हम लोग देख सकते हैं कि यह एक हेड एंड शोल्डर, रिवर्स हेड एंड शोल्डर का एक पैटर्न बन गया, और उस पैटर्न के बाद में अब ये अंदर चला गया। तो हो सकता है छोटा मोटा एक यहाँ एक सेलिंग आए और ये वापस इसी लेवल को लेके ये ऊपर चला जाए, तो चांसेस ऊपर के ही ज़्यादा है। लेकिन अगर ये ट्रेंड लाइन टूटता है तो ये मतलब 18,000 के नीचे अगर आना शुरू होता है, 18,050 के भी नीचे ट्रेड करना शुरू करता है, तो हम लोग शॉर्ट करेंगे 17,650 के लेवल पे। जब तक हम लोग 17,650 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तब तक हमारा ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है, बुलिश है। जब तक ये लेवल कायम है आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बैंक निफ्टी में अगर हम लोग देखेंगे तो जो लेवल मैंने लास्ट वीक में दिए थे वो लेवल अभी भी कंटिन्यू है, इस बार कोई चेंज नहीं है, क्योंकि मार्केट ने जहाँ से शुरू किया था वहीं जाके ख़त्म हो गया। मार्केट जहाँ से शुरू किया था वहीं जाके उसने वो ख़त्म हो गया है। तो अवरली चार्ट के साथ में डेली चार्ट में मैं बताऊंगा कि अगर हम लोग देखेंगे तो लास्ट वीक में यहाँ से मैंने बाय दिया था, ऊपर का लेवल दिया था, ऊपर तक नहीं पहुँचा और फिर वापस आ गया। तो बैंक निफ्टी ने इस बार निफ्टी को अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन अभी भी बाय जोन में बना हुआ है। तो हम लोग यहाँ से बाय में ही रहेंगे ऊपर साइड में, जब तक कि ये नीचे का लेवल नहीं टूटता है, मतलब 37,300 जब तक नहीं टूटता है तब तक हम लोग इसमें शॉर्ट नहीं करेंगे पोजिशनल। इंट्राडे में आप क्या करते हैं वो आप कितना एक्सपर्ट है आप वो ये आपके ऊपर है, पर अदरवाइज़ पोजिशनल जो शॉर्ट है वो इसके नीचे होगा और आपका टारगेट होगा 35,474 का। अदरवाइज मैं वैसे बुलिश हूँ थोड़ा, और मेरा एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से ये ऊपर जाना चाहिए, तो मेरे फर्स्ट टारगेट होंगे 39,000 और 40,000 इस वीक में आने की चांसेस थोड़े कम है। ये मेरे एक्सपेक्टेशन है मंथ एंड तक, मतलब बजट के जस्ट पहले ये लेवल मुझे आते हुए दिख रहे हैं, तो आप भी इसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। अब वो ट्रेड मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जिसमें आप अगले वीक में ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन इस बार मैं जो ट्रेड लाया हूँ वो आपको एक लंबे मतलब इस ऐसे स्टॉक लाया हूँ जहाँ आपके वोलेटिलिटी कम है और वहाँ आपको एक अच्छा लंबा खड़े रहने भी पड़े तो आप खड़े रहिए, टारगेट आपके आएंगे ये पक्का है। तो रेमंड को हम लोग ने मैंने दिया था पहले, आपने देखा होगा
तो उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट 622 पे दिया था और फर्स्ट टारगेट दिया था 706 का। आपको ये देखकर आपको आश्चर्य होगा, एग्जैक्टली उसने यहाँ टच किया था, फिर नीचे आया 706 को एग्जैक्ट टच करके नीचे आया और फिर ऊपर गया। अब वापस से सेकंड टाइम उसी लेवल पे आया, तो मैं यहाँ इस लेवल पे मैं फिर आपको एंट्री दे रहा हूँ। एंट्री होगी 680 का जो अभी का लेवल है उसके ऊपर आपको बाय करना है। टारगेट होगा 706 जो पहले का है, वो है ही, और 830 और 1100 इन बेसिकली मेजर जो टारगेट, अब नेक्स्ट लेवल जो टारगेट है मेरे वो 830 और 1100, इन दो टारगेट के लिए आपको ट्रेड करना है। अब स्टॉप लॉस जो होगा आपका 628 का होगा, जो पहले मेरा एंट्री लेवल था। फिर आते हैं हम लोग एसीसी पे। एसीसी जैसे मैंने कहा कि जो अभी जो थीम है बजट की, तो प्री बजट रैली हम लोग जो बोलते हैं, तो प्री बजट रैली में जनरली इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के स्टॉक चलते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है सीमेंट, और सीमेंट में मुझे पसंद आ रहा है एसीसी। तो एसीसी में मुझे यहाँ एक इमीडिएट ब्रेकआउट भी दिख रहा है, और ये ब्रेकआउट मैं प्ले करूँगा एक छोटे टारगेट 2510 के लिए फ़िलहाल। फिर इसके बाद में यहाँ से चढ़ने के बाद में फिर नया कब क्या होता है वो हम लोग बाद में देखेंगे, पर अभी के लिए 2358 पे आप एंट्री करेंगे। 2510 के लिए स्टॉप लॉस होगा 2275 का। वोल्टास ये नया स्टॉक है, अगला स्टॉक है जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। यहाँ मैं कुछ चीज़ आपको बताना चाहूँगा जो मैंने खास ढूंढ के निकाली है। वो ये है कि खासकर ये लर्नर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, सीखने के लिए, कि यहाँ वोल्टास ये यहाँ ब्रेकआउट दे रहा है और एक्चुअली हमको यहाँ दिख रहा है एक रजिस्टेंस। तो ये रजिस्टेंस है या नहीं है, और क्यों मैं बिना उसको के पहले ही आपको एंट्री की राह दे रहा हूँ। अभी देखते हैं कि प्राइस यहाँ से गिरना शुरू हुई, लेकिन क्या यहाँ वॉल्यूम है? नहीं है। ये यहाँ से बढ़ना शुरू हुआ, यहाँ बढ़ा और यहाँ सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है। ये आखिरी कैंडल है जहाँ अनयूजुअल वॉल्यूम है कंपेयर टू पिछले से। तो यहाँ शुरुआत भले हुई, लेकिन यहाँ हुई, और एक्चुअली आप आड़ा वॉल्यूम देखेंगे, दिस इज़ कॉल्ड वॉल्यूम प्रोफाइल। तो वॉल्यूम प्रोफाइल में हम लोग इसी वॉल्यूम को डिवाइड करते हैं प्राइस के हिसाब से, तो किस प्राइस पे कितनी एक्चुअली आपकी सेलिंग हुई है। तो आप ये देखेंगे कि दिस इज़ एक डिफरेंट टेक्निक है जिसको हम लोग ये देखते हैं, और यहाँ सबसे ज़्यादा हुई है, और यही पॉइंट ऑफ कंट्रोल है जो पीओसी बोलते हैं इसको, और ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल है इस दिन का। और यहाँ आपने देखा कि एक्चुअली सेलिंग जो हुई है वो सब इसके नीचे हुई। ये पूरा वॉल्यूम आप देख रहे हैं, ये पूरा वॉल्यूम इसके नीचे का है। तो इस दो चीज़ हुई है, इसके नीचे आपकी सेलिंग भी हुई है और फिर इसी के यहीं से वापस से बाइंग भी हुई है। तो जो कुछ हुआ है वो सब इधर ही हुआ है, और इधर हुआ है वो बेसिकली आया और वापस ऊपर भी आया। तो जो वॉल्यूम है, तो मेरा बेसिकली मैं ये बोलूँगा कि जो कुछ वॉल्यूम के बेस में यहाँ गिरावट हुई है वो यहाँ हुई है, ना कि यहाँ। तो वॉल्यूम यहाँ है नहीं, यहाँ भले लोगों ने कुछ बेचा, हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग की कुछ की, लेकिन इस वजह से मैं जो मानूंगा कि जो सेलर्स है वो यहाँ ट्रैप हुए हैं, ना कि यहाँ या यहाँ। तो अब मेरे लिए क्या हो गया कि ये जो सेलर जिनको ट्रैप होना था वो हो गए, अब उनको प्राइस अभी उसके ऊपर निकल गई। यहाँ जो कुछ थोड़ी बहुत शॉप सेलिंग हुई थी इसके वजह से हम लोग ने यहाँ एक थोड़ा सा वापस एक रेजिस्टेंस देखा, अब ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया है, और इसीलिए इस रेजिस्टेंस को मैं उतना इम्पोर्टेंस नहीं दूंगा, वहाँ उतना वॉल्यूम नहीं है, और आप देखेंगे कि वॉल्यूम वहाँ बहुत कम है। तो इसलिए मैं इस रेजिस्टेंस को फ़िलहाल इग्नोर करूंगा, और मेरा रेजिस्टेंस लेवल यही था, वो पार हो गया है, और मैं इसलिए यहाँ ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा। तो अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि यहाँ आपको करना क्या है। हम लोग यहाँ बाय करेंगे 1303 पे, टारगेट होगा 1545 और 1800। दो बड़े टारगेट हैं, आराम से खड़े रहिए, कुछ दिन खड़े रहिए, 2-3 महीने भी आप खड़े रहेंगे, इतना जल्दी ये आएगा नहीं। आपको कौन से टारगेट के लिए ट्रेड करना ये आपके ऊपर है। 1800 का मैं टारगेट आपको दे रहा हूँ, और स्टॉप लॉस होगा मेरा 1140 का। नेक्स्ट जो स्टॉक है मेरा वो ग्रैनुअल्स।
हम लोग ने देखा ग्रैन्युल्स में भी एक अच्छी खासी एक ब्रेकआउट लेवल हम देख रहे हैं यहाँ, और इस लेवल को हम लोग जब देखेंगे तो ये ब्रेकआउट यहाँ आया हुआ है, करेक्ट, यहाँ से ब्रेकआउट आया है तो हमारे लिए ये एंट्री पॉइंट हो गई। तो यहाँ हम लोग एंट्री करेंगे 357 पे, टारगेट होगा 403 438 और स्टॉप लॉस होगा हमारा 319 का। नेक्स्ट जो स्टॉक है मेरा आईओसी। हम लोग ने देखा कि पेट्रोलियम में अच्छी खासी अभी बढ़ोतरी आ रही है पेट्रोलियम प्राइसेस में, और ये पहले की तरह नहीं रहा कि प्राइस बढ़ती थी तो इनके रेट गिरने लगते थे। अभी क्योंकि सब्सिडी का तभी मसला होता था, अब वो ऑलमोस्ट ख़त्म सा हो गया है, और इसलिए यहाँ मुझे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है। लेवल भी ब्रेक हुआ है, देखते हैं ये कैसे प्ले होता है। तो 123 जो करंट लेवल है उसके ऊपर हमको बाय करना है, टारगेट होगा 134 141 और स्टॉप लॉस होगा 117 का। और आज का आखिरी जो स्टॉक है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है टाटा इन्वेस्टमेंट। ओके, ये टाटा इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको बता दूँ, यह स्टॉक मैं एक्चुअली मेरे सॉरी जो एक और दो वीडियो मैं लेकर आऊँगा आपके लिए अगले कुछ दिनों में। एक होगा वो वीडियो जिसमें मैं आपको वो 22 स्टॉक लेकर आऊँगा जो आपको 2022 में अच्छा रिटर्न दिला सकते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से। मेरा रहेगा, मैं इनफैक्ट पोर्टफोलियो फॉर 2022 एक वीडियो मैं बनाऊंगा। दूसरा एक वीडियो मैं और लेकर आ रहा हूँ जो मैं आपको उन स्टॉक्स में वो स्टॉक्स लेकर आऊँगा जहाँ आप एसआईपी के द्वारा हर महीने इन्वेस्ट करके अच्छा पैसा लॉन्ग टर्म में, मतलब जो लॉन्ग टर्म का मतलब होता है 5 साल 10 साल के लिए, आप 5 साल 10 साल के लिए इंस्टेड ऑफ जैसे म्यूचुअल फंड में हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं एसआईपी करते हैं, उसके जगह आप इन स्टॉक्स में से कुछ स्टॉक्स चुन लेंगे और उसमें हर महीने आप पैसे एवरी मंथ आप उसमें पैसे डालते जाइए बिना ये सोचे कि प्राइस कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसे कुछ स्टॉक्स मैं लेकर आऊँगा लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो के लिए जहाँ आप एसआईपी कर सकते। तो मैं अगले कुछ दिनों में 2 वीडियो लेकर आऊँगा, एक होगा 2022 के लिए और एक होगा लॉन्ग टर्म, आप समझो 2032 के लिए। तो उस 2022 का जो स्टॉक है, 2022 का जो मेरा है उसमें मेरा ये टाटा इन्वेस्टमेंट उसमें से एक है। तो फिलहाल मैं आपको ये अभी का एक शॉर्ट टर्म ट्रेड आपको टारगेट दे रहा हूँ जो कि होगा जिसमें आपको 1530 जो अभी करंट प्राइस है उसके ऊपर बाय करना है 1732 के टारगेट के लिए, और आपका स्टॉप लॉस होगा 1440 का। तो ये आपके लिए स्टॉक्स थे जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। पर याद रखिए मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, यहाँ जो भी मैं लेकर आया हूँ एक स्टडी होती है, टेक्निकल एनालिसिस होता है, और मेरा अपना एक जिसपे मुझे लगता है कि उसमें मुझे कुछ समझ में आता है, उस समझ के हिसाब से मैं लेकर आता हूँ। इसलिए आप मेरे ऊपर पूरी तरह से डिपेंड मत रहिए, जो भी मैं कह रहा हूँ और उसके लिए आप अगर इसमें से कोई भी स्टॉक में या कहीं भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर इसकी सलाह लें और उसके बाद ही आप इसमें निवेश करें। तो दोस्तों ये था इस हफ्ते का बाज़ार पे राय, और आशा करता हूँ कि आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा। और जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ काफ़ी मेहनत मैं करता हूँ इसके लिए, और चीज़ों को मैं उन बेसिकली अलग दृष्टिकोण मैं हमेशा लेकर आता हूँ। उन चीज़ों को आपको एक नया विजन से कैसे देखना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ, और मुझे आशा है कि ये सब चीज़ से आपको एक नया दृष्टिकोण मिलता होगा, एक नए पर्सपेक्टिव से बाज़ार को देखने का आपको मौका मिलता है, और आपकी समझ आई गेस इससे अच्छी होती होगी, और ये सारी चीज़ें आपको अपने ट्रेड में हेल्प करती होगी। लेकिन ये सारा एक एजुकेशनल पर्पज़ से है, और इन सारी चीज़ों को आप देखने के बाद अगर आप कोई भी ट्रेड में आप इंटरेस्टेड रहते हैं कोई भी इन सब बातों को, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर चर्चा करें और उसके बाद ही आप इसमें किसी में निवेश या ट्रेड करें। और आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते बाज़ार पे रह के अगले एपिसोड में। धन्यवाद, नमस्कार।